नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही शानदार हो गया बेहतरीन। एसएससी जीडी की जो हमारी सीरीज़ चली हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, तो उसके हमने 4 सेशन कर, तो आज 5वाँ सेशन आप स्क्रीन पर है। शुरू करते हैं, देखते हैं। आप कोशिश किया करो अपने आप पहले से जवाब देने का और उसमें ये देखने की कोशिश किया करो कि मेरे को 20 में से कितने नंबर मैं, और उसके बाद जो आपने पहले जो प्रैक्टिस सेट की है उनसे और आज जो किया है उनमें कितना आपको एडवांटेज मिल रहा है उन चीज़ों का कि जो आपने जो पहले प्रैक्टिस सेट करे हैं उनका सभी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का हमारा क्या है। द टर्म सीडो, सीडो एक टर्म है, इज यूज्ड इन जूडो, तो जूडो खेल है उससे संबंधित है। द टर्म सीडो किससे संबंधित है? जूडो खेल से है। इसका क्या कुछ लेस ने, द टर्म सीडो इज यूज्ड इन जूडो फॉर, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई? जूडो के अंदर जो टर्म है सीडो वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखते हैं। ऑप्शन ए मामूली जुर्माना, माइनर पेनल्टी। ऑप्शन बी थ्रोइंग स्किल, फेंकने का कौशल है जो। रक्षात्मक कौशल, डिफेंस स्किल, या पॉइंट से कौन सा हमारा आंसर होगा? जवाब देने की कोशिश करो। तो जो हमारा शब्द है सीडो वो जूडो के अंदर हमारा क्या होता है? माइनर जुर्माना, माइनर पेनल्टी होता है, मामूली जुर्माना होता है हमारा ये। इसमें हमारा 1 पॉइंट मिलता है हमें। ठीक है, वो इस चीज का ध्यान रखना। जूडो के खेल से संबंधित अपना शब्द कौन सा है? सीडो है भाई। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, ध्यान रखना इस। नेक्स्ट क्वेश्चन। who resigned as Chief Minister of Maharashtra following Supreme Court of India not admitting the stay petition of Shiv Sena against the motion of no confidence in June 2022। मतलब क्या था भाई? सुनो ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये। नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया था महाराष्ट्र के अंदर, विधानसभा वहां पर जून 2022 में। और उस समय जो शिवसेना है, चीफ मिनिस्टर रिजाइन द नोट, शिवसेना भाई, ये था शिवसेना है। उस समय उसके मुख्यमंत्री थे, वो अपना पूरी की पूरी उपस्थिति नहीं दिखा पाए, उपस्थिति कि इतने विधायक मेरे पास हैं, तो उसके खिलाफ क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था और उसे रिजाइन करना पड़ गया था अपने पद से। तो ये पूछ रहा है कि उस समय मुख्यमंत्री कौन था जिसने नो कॉन्फिडेंस पास होने के बाद अपने पद से रिजाइन दिया था भाई? तो कौन था भाई, बताओ आपको? वो उद्धव ठाकरे था, देवेंद्र फडणवीस था, एक नाथ शिंदे है, या उर्मिला मातोंडकर है भाई? कौन सा आंसर होगा? तो उस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके लिए पास हुआ था वो कौन था? उद्धव ठाकरे, शिवसेना की तरफ से। और उस समय महाराष्ट्र का ये चीफ मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री था, इसको रिजाइन करने की। उसके बाद मैं बात करता हूँ वर्तमान में, हाल ही में महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो एक नाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र का क्या है? चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, स्टोरी है, इसने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो अपना क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? ब्लैंक इज एन इंडिकेशन ऑफ द टोटल बोरोइंग नीड्स बाय द गवर्नमेंट भाई। क्या कर रहा है? सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। सरकार क्या कर रही है भाई? उधार ले रही है। किससे? वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से। तो वो किस चीज का संकेत दिखा रहा है कि भाई संकेत किस चीज का है? भाई सीधी बात है, हम किसी से उधार लेंगे, अपने आप लगाओ, हम उधार क्यों लेंगे? हमारे पास क्या होगा? घाटा होगा, तभी तो हम उधार लेंगे, सीधी बात है। इसमें कौन सा है? राजकोषीय विकास होगा तो क्या जरूरत है? घाटा भाई, ये रहा। फिजिकल डेफिसिट कहते हैं इसको भाई इंग्लिश के अंदर। हमें राजकोष से घाटा हुआ है तो सरकार को क्या लेने की जरूरत पड़ेगी? किसी भी अपने जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक से उधार लेने की जरूरत पड़ेगी कुल उसका। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, आंसर क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट है, राजकोष से घाटा हुआ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट इज ए स्टेटमेंट, बजट क्या है? स्टेटमेंट टू एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी। बजट है जो प्रत्येक खालिस्तान के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण है। ये हमारा किस वर्ष, या फिर हमारा क्या पूछ रहा है ये कि किसके संबंध में है भाई? ठीक है, बजट हमारा मैं आपको बता देता हूँ पहले तो। जो बजट है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल नंबर 112, अनुच्छेद 112 में इसको पेश किया जाता है। और ये हमारा पूरा लेखा जोखा रखता है भाई, इतनी हमारी आय है, इतना हमें एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है, सारा का सारा। तो वो हमारा कितना का होता है? वो पूरा एक साल के लिए बजट पेश किया जाता है। तो वो हमारा क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है हमारा। क्या कहलाता है? हमारा वित्तीय वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल ईयर होता है। और मैं बात करता हूँ वित्तीय वर्ष, जैसे हमारा जो साल चलता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, ये वित्तीय वर्ष नहीं होता भाई। वित्तीय वर्ष अलग होता है। वित्तीय वर्ष की जो हमारी शुरुआत होती है, फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत होती है, वो हमारी 1 अप्रैल से शुरुआत होती है। और
31 मार्च तक जो हमारा पूरा साल चलता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर या फिर वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो ध्यान रखना, तो पूरा पूरा एक साल का लेखा जोखा बजट के अंदर हमारा पेश किया जाता है। अनुच्छेद 112 के तहत 110 बता दो आप अनुच्छेद, अभी सुनो भाई ध्यान से। अनुच्छेद 110 हमारा क्या है, मनी बिल। 112 हमारा क्या है, बजट है भाई, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री भगवत मान बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया इन मार्च 2022 में भगवत मान सीएम बना है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि किसी राज्य का बना है, या वो किसी यूनियन टेरेटरी का बना है, किसी केंद्र शासित प्रदेश का बना है। तो भगवत मान किस राज्य का या किस यूनियन टेरेटरी का क्या बना है, सीएम बना है। तो पता होगा सभी को भाई, भगवत मान कहाँ का, पंजाब से क्या बना है, सीएम बना है। और किस पार्टी से बना है, तो बना है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से सीएम बना है, कहां से, पंजाब से भाई भगवत मान। मैं बात करता हूं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के सभी के मैं मुख्यमंत्री बता देता हूं आपको कि सीएम वर्तमान में कौन है एट प्रेजेंट के ऊपर। तो उत्तराखंड का कौन है भाई, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर। दिल्ली का कौन है, बताइए आपको, अरविंद केजरीवाल, इसकी आम आदमी पार्टी है। हरियाणा से कौन है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा मुख्यमंत्री। तो सभी स्टेटों के को सीएम बता दिए, मुख्यमंत्री बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजाता महापप्पन, सुजाता महापप्पन विंस गीत नाटक अकादमी फॉर विच, किस स्टेट के लिए या किस चीज के लिए इसने गीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है। इसका क्या नाम है, सुजाता महापापन नाम है भाई। तो उसके लिए कहां से मिला इसको, उड़ीसा से मिला है भाई, नाटक अकादमी से इसको, उड़ीसा के अंदर। बस स्टेटिक क्वेश्चन है, तो देखो नाम है और वो किस के अंदर मिला है, करेक्ट ऐसे याद करने। ठीक है? बाकी मैं इनको अलग से करा दूंगा एक ट्रिक के द्वारा, इस प्रकार से कैसे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was elected as the first woman speaker? Who was elected as the first woman speaker of Uttarakhand Legislative Assembly in March 2022? मार्च 2022 में उत्तराखंड से पहली फीमेल महिला स्पीकर क्या होती है, अध्यक्ष होती है। उसको किसको चुना गया है, तो उसका राइट आंसर क्या है, रितु खंडेरी। रितु खंडेरी को वर्तमान के अंदर क्या चुना गया है, उत्तराखंड से महिला अध्यक्ष चुनी है, और यह पहली महिला अध्यक्ष है जो उत्तराखंड बनने जा रही है। तो मैं बात करता हूं मैं अपने लोकसभा के अंदर, तो कनेक्ट करते हैं लोकसभा के। तो लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमारी। और उसके बाद दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज। और मैं बात करता हूं लोकसभा में वर्तमान में अध्यक्ष स्पीकर कौन है, बिरला, ओम बिरला वर्तमान में, जो 2019 में बने थे 2023 तक रहेंगे कार्यकाल तक। 2000 सुषमा स्वराज 2014 से 2019, मीरा कुमार 2009 से 2000। लेकिन अब वापिस से आ जाओ, उत्तराखंड की पहली महिला अध्यक्ष विधानसभा, खंडेरी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Article Khalistan in Part 6 of the Constitution deals with the organization, composition, duration, officer, procedure, privilege, power and so on of the state legislature। क्या करें भाई, जो संविधान का भाग 6 है उसमें किस अनुच्छेद के तहत आता है, जिसमें राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकार शक्तियों आदि से संबंधित है। कि मतलब कि ऐसा कौन से आर्टिकल हैं जिसके तहत हम राज्य को उनके अधिकार देते हैं अपना राज्य के अंदर सरकार चलाने के लिए। तो वो हमारा कौन सा, पार्ट 6 हमारा कौन सा होता है, आर्टिकल नंबर 168 से लेकर 212 तक हमारा क्या होता है, पार्ट का संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। ठीक है, बिल्कुल राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। For which of the following reason slash and burn, which of the following reason slash and burn method of farming is adopted? निम्नलिखित में से किस कारण से खेती में काटो और जलाओ पद्धति
अपनाई जाती है भाई। आपने देखा होगा भाई, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है सारे के सारे, वहां पर हमारी ये खेती की जाती है। कौन सी? काटो और जलाओ, स्लैश एंड बर्न नाम की खेती की जाती है वहां। इसका क्या नाम दिया गया है? उसको हमें झूम हार्वेस्टिंग, झूम हार्वेस्टिंग के नाम जानते हैं, झूम खेती के नाम जानते हैं। वो क्या करते हैं भाई, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर, ढलानों के ऊपर वो क्या करते हैं, वहां से पेड़ों का सफाया करते हैं। सफाया करने के बाद वो कुछ उगाने का काम करते हैं, कोई भी खेती करते हैं। और उसके बाद जैसे वो उगा देते हैं, उसको हम जड़ाने का काम करते हैं। जड़ाने के बाद उसकी जो सारी की सारी जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद उस जगह को छोड़कर नेक्स्ट अगली जगह पे जाते हैं, वहाँ पे पेड़ों को साफ करते हैं, उनको जड़ाते हैं। उसके बाद फिर वो खेती करने का काम करते हैं। इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न या फिर जूम खेती कहते हैं। और ये मोस्टली हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, सारे के सारे वहां पर हैं, उनके अंदर की जाती है हमारी जूम खेती। तो ये क्या कारण होगा कि क्या करते हैं भाई ये? तो टू नाली साफ करने के लिए नहीं भाई, खेती है, नाली साफ क्या करेंगे? उसके बाद नकल की प्रदर्शन क्षमता को कम करने का, टू रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ मिमिक्री, क्या क्या रिड्यूस करती है फर्टिलिटी इसकी, मिमिक्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम डांस। पहली बात तो मैंने बहुत बार बता चुका हूं, मोहिनीअट्टम किस राज्य के अंदर किया जाता है? मोहिनीअट्टम किया जाता है केरल के अंदर। किया जाता है, बहुत बार बता चुका। क्या करें? मोहिनीअट्टम डांस इज परफॉर्म बाय वुमेन इन ऑनर ऑफ द हिंदू गॉड। ये जो अपने हिंदू देव देवता हैं उनके लिए, इन हिज इनकारनेशन एज द इन इनचार्नेस मोहिनी। भाई मोहिनी अट्टम नर्तन महिलाओं द्वारा किस हिंदू भगवान के जादूगरी मोहिनी के अवतार में उनके सम्मान में किया जाता है? सीधी बात यह है, मोहिनी अट्टम डांस किसके लिए किया जाता है? कौन सा भगवान है वो, किसके लिए किया जाता है? तो हमारा कौन है वो? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के अंदर किया जाता है। और ये मोहिनी अट्टम कहाँ किया जाता है? केरल के अंदर है, भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ मेघालय इन इंडिया रिसीव्ड मैक्सिमम रेनफॉल? भाई भारत में मेघालय के किस शहर में सर्वाधिक वर्षा होती है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत बार रिपीट हो रहा है। वो जगह कौन सी है? मानसीराम भाई। मानसीराम जगह का नाम है, कहाँ पर है? मेघालय के अंदर है मानसीराम। वहां पर पूरे भारत की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और वर्षा क्यों होती है, क्या कारण है? क्योंकि हमारे इस जगह के ऊपर पहाड़ है जो, वो किस प्रकार से है? वो कीप के टाइप के हैं। पहाड़ किस प्रकार से हो? वो कीप के टाइप के प्रकार से हो पहाड़। मतलब कि यहां पर हमारी एक कीप बन जाती है। कीप देखोगे आपने, ये जो क्या है, कीप। इस प्रकार से जैसे ही इनके अंदर वर्षा के बादल आते हैं और इन पहाड़ों से आपस में टकराकर सभी के सभी पूरा पूरा बादल यहीं पे खत्म हो जाता है। और सबसे ज्यादा वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जो ट्रायंगल बना हुआ है, हमारा ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, कहाँ पर है? मानसीराम के अंदर है, पहाड़ों का। उस ट्रायंगल के अंदर वो क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं बादल, और वहीं पर वो अपना सारा सारा पानी खाली कर देते हैं। इसकी वजह से जो मानसीराम जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। की आकृति हमारे क्या है? हमारे वो पहाड़ है, माउंटेन्स है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट वाज द इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक पर्सन तो ऐसे बन गया भाई कि भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या नाम है? आर्यभट्ट नाम। इन स्पेस के अंदर भेजा गया, लॉन्च्ड इन द ईयर। को कब भेजा गया? आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट। उस स्पेस के अंदर कब लॉन्च किया गया था, ये पूछ रहा है। तो स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया था सन 1975 के अंदर। आर्यभट्ट नाम से पहला कृत्रिम उपग्रह था। अच्छा, अंतरिक्ष में बात करते हैं, सबसे पहले कौन गया था? राकेश शर्मा गया था। पता है सभी को, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई। ठीक है, कोई बात, फिर भी देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन? मैं पृथ्वी के वायुमंडल की बात करता हूँ, सुनो ध्यान से। टोटल वायुमंडल की कितनी परत है हमारी पृथ्वी की? 5 परत है। वो 5 परत किस प्रकार से है भाई? सुनो ध्यान से। सबसे पहले जो हमारी, जो सबसे निचली परत है, जो पृथ्वी के, जो हमारे अर्थ है, उससे लगती हुई जो हमारी वायुमंडल की परत है, एटमोस्फेयर लेयर है, उसका क्या, हमारा क्या नाम है? तो मंडल। तो मंडल, इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर हमें ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जो हमारी जो सेकंड लेयर आती है, उसे हम क्या कहते हैं? समताप मंडल। तो मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर भाई। तो हमारी नेक्स्ट जो हमारी परत है,
उसे हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल, या फिर आपको हो मीजोस्फीयर। और नंबर जो 4 की जो हमारी लेयर होती है, परत होती है, उसे आप क्या कहते हो, आयन मंडल, या फिर आपको थर्मोस्फीयर। और जो सबसे बाहर वाली जो परत होती है हमारी कौन सी है, बाह्य मंडल। सबसे बाहर वाली जो परत कौन सी, बाह्य मंडल। तो ये एटमोस्फियर के, वायुमंडल के हमारी पृथ्वी के ऊपर 5 लेयर बनी होती है। जब क्या पूछ रहा है कि पहली लेयर का क्या नाम है, तो पहली लेयर का नाम कौन सा भाई, ट्रोपोस्फियर, सौरमंडल। नंबर 1 पर क्या आती है, सौरमंडल। नंबर 2 पर क्या आती है, स्ट्रेटोस्फियर, जब क्या कहते हैं, समताप मंडल। नंबर 3 पे क्या आती है, मीजोस्फियर, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल। और नंबर 4 पे हमारी क्या आती है, थर्मोस्फियर, जिसे हम आयनमंडल कहते हैं। और नंबर 5 पर हमारी क्या होती है, एक्सोस्फियर। नंबर 5 पे क्या है, एक्सोस्फियर, जिसे हम बाह्य मंडल कहते हैं। ये 5 लेयर हैं। तो कभी अब पहली पूछ ली, आपसे दूसरी पूछ लेगा, तीसरी पूछ लेगा, चौथी पूछ लेगा, पांचवी पूछ लेगा, तो सभी के सभी में वो 5 की 5 लेयर कौन सी है, तो ध्यान रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ गॉड गणेश। गणेश के लिए मनाते हैं हम कौन से भाई, गणेश चतुर्थी इज ऑब्जर्व इन द हिंदू मंथ ऑफ, ये हिंदू का कौन से महीने के अंदर हमें गणेश चतुर्थी मनाते हैं, तो हिंदू का कौन सा अपना महीना है भाई, तो महीना है वो भाद्रपद का महीना भाई। भाद्रपद के अंदर क्या मनाते हैं हमें, गणेश चतुर्थी। जो किसके लिए मनाते हैं हम, भगवान गणेश के लिए मनाते हैं। और मोस्टली हम गणेश चतुर्थी किस स्टेट के अंदर मनाते हैं, भारत के अंदर, तो स्टेट कौन सा अपना भाई, महाराष्ट्र है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। The rate at which the Reserve Bank is ready to buy or rediscount bill of exchange or other commercial paper is called the, भाई ये पहला सेट था जो अपना, उसके अंदर या सेकंड के अंदर आया था क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि जिस दर के ऊपर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा भाई, आरबीआई, मैं पहले आपको आरबीआई के बारे में बता देता हूँ। आरबीआई है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। तो क्या होता है, ये एस्टेब्लिश हुआ था, जब कैसे होते उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कहो या फिर कहो भाई नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कहो या फिर कहो इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो इसका 1949 के अंदर क्या होता है राष्ट्रीयकरण, मतलब कि भारत का ये बैंक बन गया था 1935 के अंदर। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापना की गई थी, लेकिन 1949 के अंदर हमारा क्या कहता है, ये भारतीय बैंक कहलाया था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, किसी दर के ऊपर है, किसी अन्य जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक हमारे क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक सारे के सारे भाई, जो अन्य बैंक है उनको वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से छूट देने के लिए तैयार होता है, उसे क्या कहा जाता है भाई। वैसी सीधी बात है, इस रेट के ऊपर वो क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं कमर्शियल बैंक को, कौन, आरबीआई, उसे हम क्या कहेंगे, कहेंगे हम बैंक रेट कहेंगे, बैंक दर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NH4Cl, NH4Cl is the chemical formula for which of the following elements से भाई क्या कह रहे हैं, NH4Cl है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र है भाई। क्या ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है, क्या ये पोटेशियम नाइट्रेट का है, क्या ये कार्बोनिल डाइक्लोराइड का है, क्या ये अमोनियम क्लोराइड का है। NH4Cl, NH4 से क्या बनता है हमारा अमोनिया, Cl से हमारा क्या बनता है क्लोराइड, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का हमारा फार्मूला क्या है, NH4Cl। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो उसका मैं सभी के फार्मूले बता देता हूँ भाई। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन Si डाइऑक्साइड यानी कि दो ऑक्सीजन के हमारे, तो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट कैसे, पोटासियम नाइट्रेट हमारा क्या होता है NO3, तो पोटासियम नाइट्रेट हमारा क्या, कार्बोनिल डाइक्लोराइड, कार्बोनिल डाइक्लोराइड COCl2 हमारा क्या होता है, सॉरी भाई साइड अपना, कार्बोनिल डाइक्लोराइड। सभी के फार्मूले बता दिए मैंने। क्या करा था, NH4Cl किस केमिकल नेम क्या है इसका भाई, वो अमोनियम क्लोराइड इसका क्या नेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द 2022 कॉमनवेल्थ गेम। भाई 2022 में क्या हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। क्या पूछ रहा है, वो कहाँ पर होस्ट किए गए थे, किस सिटी के अंदर होस्ट किए गए थे, तो होस्ट हुए थे हमारा बर्मिंघम के अंदर 2022 में कॉमनवेल्थ गेम। और बर्मिंघम हमारा काम पड़ता है इंग्लैंड के अंदर पड़ता है।
वहां पर 2022 में क्या हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम भाई, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करेक्टली, नहीं इसका सही मिलान करें, कन्वर्टिंग कच्चे माल को तैयार उत्पाद में परिवर्तित करना, फूड साइंस है। थोड़ा ये क्वेश्चन टाइप अजीब तरीके से हो रखा है, ठीक है, मिलान करना है, इसको ठीक टाइप करेंगे उसके बाद सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है उसके कितने शेड्यूल हैं, उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, ये पूछ रहा है भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न। आपको शेड्यूल के बारे में, अनुसूचियों के बारे में बताता हूँ आपको कि वर्तमान में भारत के अंदर के जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, कुल 12। लेकिन जब हमारा संविधान, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था हमारा संविधान। लेकिन हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमने क्या कर दिया था, इसको लागू कर दिया था। जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे संविधान के अंदर कुल 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे भाई हमारे संविधान। लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूची, 4 अनुसूचियों को हमने संविधान के अंदर और जोड़ दिया है। तो इनके बारे में बताता हूं कि वो 4 अनुसूचियां हमने कब कब जोड़ी और किसके लिए जोड़ी थी। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं भारत का जो संविधान है उसका पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने कब किया था, 1951 में किया था। और ये किस लिए किया था, लैंड रिफॉर्म के लिए किया गया था। भारत के अंदर पहला संविधान संशोधन हमने 1951 में लैंड रिफॉर्म के लिए किया जाता है, यानी कि जो भूमि, जिन लोगों ने जो सरकारी भूमि है उसको कब्जा किया हुआ है, उसको छुटाने के लिए राज्यों को हमने अपना अधिकार दे दिया था कि आप उससे भूमि छुटवा सकते हो। तो हमारा पहला संविधान संशोधन था। इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया उसको हमने क्या कर दिया, 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया। इसको इसको हमने 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया था। तो 9वीं अनुसूची हमारी कब जुड़ी, 1951 के अंदर जुड़ी। कौन से संविधान संशोधन के तहत, पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया। उसके बाद मैं बात करता हूं 52वां संविधान संशोधन, तो कब हुआ था, 1985 के अंदर। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ये किसके लिए किया गया था, तो ये संविधान संशोधन किया गया था दल बदल कानून के लिए भाई, दल बदल कानून के लिए किया गया था। दल बदल कानून को हमें आया राम गया राम कानून के नाम से जानते थे। तो ये लागू किया गया था उस समय कि दल बदल कानून हमारा लागू हो गया था कि कोई भी जो विधायक है या एमपी है उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल ना हो जाए, इसको रोकने के लिए किया गया था। मैं पूरी स्टोरी, इस चीज की सारी स्टोरी बारे में बताऊंगा, लेकिन जो अपना जो मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर लेके चलते हैं, क्या कहता है। तो जब 52वां संविधान संशोधन है 1985 में किया गया, दल बदल कानून जो लेके आए वो हमने कहा जोड़ दिया, वो भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया, उसको हमें 10वें शेड्यूल के अंदर जोड़ दिया। अब मैं बात करता हूं 11वां शेड्यूल भाई, कब जोड़ा गया, तो हमने किया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। किस चीज के लिए, पंचायती राज को, तो पंचायती राज है उसको संविधान का दर्जा दे दिया गया था। तो हमने क्या कर दिया, पंचायती राज को भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया। और मैं बात करता हूं अब 12वीं अनुसूची, तो उसके लिए हमने 74वां संविधान संशोधन तो हमने 1993 में किया था। और इसके अंदर क्या जोड़ा था, नगर पालिका को जोड़ा गया था, नगर पालिका को इसके अंदर जोड़ा गया था। तो पहले 8 थे, वर्तमान कितने हो गए, 12। 9वां कब है, 1951 में। 10वां 1985 में। 11वां 1992 में। और 12वीं अनुसूची 1993 में। साथ साथ में मैंने संविधान संशोधन बता दिए और किसके लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है वो भी सारा सारा बता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोट की मस्जिद वाज बिल्ड इन द रीजन ऑफ ब्लैंक रूलर। मोट की मस्जिद है भाई, मस्जिद का नाम है, क्या नाम है, मोट की मस्जिद का निर्माण खालिस्तान शासक के शासनकाल में किया गया था भाई। पहली बात तो ये मोट की मस्जिद है कहाँ स्थित है, तो मोट की मस्जिद स्थित है दिल्ली के अंदर भाई। मोट की मस्जिद कहाँ स्थित है,
दिल्ली में ये मोट की मस्जिद स्थित है। तो ये किसके शासनकाल के दौरान तैयार की गई थी? तो शासन कौन था? सिकंदर लोदी भाई। सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये मोट की मस्जिद तैयार की गई थी। वो सिकंदर लोदी किस वंश से था? लोदी वंश से था। सिकंदर लोदी किस वंश से था? लोदी वंश से था। वो जो लोदी वंश है, इसने भारत के ऊपर 1456 से लेकर 1526 तक राज किया था। जो लोधी वंश है, इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक तो कौन थे? बहलोल लोधी। और इस वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी हो गया भाई हमारा। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, अंतिम शासक भाई। तो ये मोट की मस्जिदें किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये सिकंदर लोधी या फिर कह सकते हैं आप लोधी वंश के शासनकाल में बनवाई। ठीक है, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन थे भाई? 20। ठीक है, तो हमने आज एक अपना और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। कैसा लगा आपको ये? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करो। अगर कोई कमी पेशी है तो वो सुझाव देने की भी कोशिश किया करो कि हाँ सर, इस प्रकार से थोड़ा और कराओ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सेशन जो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।